हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता क्या है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो है, यह बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसे हो जाता है कि बिना पानी के खेती करना, लेकिन सबसे पहले तो एक चीज आप समझिए कि बिना पानी के खेती हो ही नहीं सकती। ठीक है, बिना पानी के खेती तो हो ही नहीं सकती। लेकिन एक बार एक टर्म आता है कि बिना सॉइल के खेती तो हम कर सकते हैं, लेकिन बिना पानी की खेती नहीं कर सकते। बिना सॉइल की खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, जिसे हम पूर्णतया जल में खेती करते हैं। लेकिन यहाँ बात है सिर्फ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का तात्पर्य पूर्णतया रेन फेड फार्मिंग मीन्स वर्षा आधारित खेती। ऐसी खेती जिसमें हम किसी भी इरिगेशन फैसिलिटीज को लागू नहीं करते हैं, कोई भी सिंचाई नहीं देते हैं, बल्कि वर्षा आधारित खेती करते हैं। सिर्फ जितनी हमें वर्षा प्राप्त हो जाती है, बादलों से जितना पानी हमें प्राप्त हो जाता है, बस उसी के आधार पर हम खेती करते हैं, उसे हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहते हैं। यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की इरिगेशन फैसिलिटीज को नहीं रखते हैं। यहाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर इरिगेशन हम नहीं दे सकते हैं, यहाँ जहाँ पर इरिगेशन की कोई भी फैसिलिटीज नहीं होती है, और वहां पर पानी भी कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि हम आपको बता दें कि वहां पर ना तो कुएं पाए जाएंगे, ना ही आपके ट्यूबवेल पाए जाएंगे, और ना ही आपकी नहरें पाई जाएंगी, यानी कि सिंचाई का कोई भी साधन नहीं पाया जाएगा। वह फैसिलिटीज आपकी वह खेती आपकी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहलाएगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वर्षा के आधार पर खेती करना ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर यदि वर्षा होती है तब तो खेती संभव है, बुआई तो हम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कहा जाता है, हमारे गांव में हमारे इंडिया में कहावत है कि मानसून कृषि जो है मानसून का जुआ है। तो वास्तव में बिल्कुल सही बात है कि कृषि एक मानसून का जुआ है। यदि मानसून आएगा तो खेती संभव है, यदि मानसून नहीं आएगा तो खेती संभव नहीं है। अच्छा, देखिए, बात करते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को पूर्णतया समझते हैं क्या है। इसको हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया कि यह जो है रेन फेड फार्मिंग होती है, यानी कि वर्षा आधारित खेती। इसमें हम किसी भी प्रकार के सिंचाई के साधन का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंचाई स्रोत नो इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है। आर्टिफिशियली रूप से हम किसी भी तरीके से पानी को नहीं देते हैं, वही आपका सिंचाई कहलाता है। अब हम जब सिंचाई के साधन ही नहीं है हमारे पास, तो हम सिंचाई करेंगे कहाँ से? ठीक है, जैसे कि आपका राजस्थान वाला एरिया ले लीजिए, जहां पर पानी की कमी होती है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन आपकी रेनफेड फार्मिंग ही खेती की जाती है, क्योंकि वहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ वर्षा आधारित खेती होती है रेनफॉल के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं। देखिए, इसका कुछ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन, देखिए टोटल इरिगेटेड एरिया जो हमारे यहाँ का है, टोटल, पहले तो समझिए टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। अपने इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल एरिया जो है वह है आपका 329 मिलियन हेक्टेयर। मीन्स हमारे जो इंडिया है, इंडिया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो वह है 329 मिलियन हेक्टेयर। अब देखिए, उन 329 मिलियन हेक्टेयर में कितने भाग पर खेती की जाती है, मीन्स कितना भाग आपका कल्टीवेटेड है। तो देखिए, टोटल कल्टीवेटेड एरिया, टोटल कल्टीवेटेड एरिया, देखिए टोटल कल्टीवेटेड एरिया आपका कितना है। टोटल कल्टीवेटेड एरिया 142, कहीं कहीं लिखा होता है, या 143 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, ये है आपका एवरेज, 142 या 143 मिलियन हेक्टेयर पर खेती की जाती है। आप इसमें से कोई भी डिजिट रख सकते हैं, 142 या 143। ठीक है, अब बात आई टोटल कल्टीवेटेड एरिया है 142 या 143। अब देखिए, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इसमें से कितने हेक्टेयर पर की जाती है, कितने मिलियन हेक्टेयर पर की जाती है। देखिए, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो है आपकी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, और इसी में आता है आपका रेनफेड फार्मिंग। ठीक है, रेनफेड फार्मिंग, ये जो है रेनफेड एग्रीकल्चर, इसका टोटल जो एरिया है वह है आपका लगभग 95 मिलियन हेक्टेयर। 95 मिलियन हेक्टेयर
हमारा जो है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। मीन्स 95 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऐसा है जिस पर हम सिर्फ और सिर्फ वर्षा आधारित खेती करते हैं, इरिगेशन की कोई भी फैसिलिटीज हम नहीं देते हैं। अब देखिए, अब 143 से 142 का यदि हम 95 मिलियन हेक्टेयर निकालेंगे तो परसेंटेज में आएगा लगभग 67 मिलियन है, 67%। अब देखिए 67% में ड्राई लैंड एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ अकेले होता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए टोटल इरिगेटेड एरिया कितना है, टोटल इरिगेटेड एरिया जो है आपका वह 67 में से बचा 33%। तो 33%, 33% जो एरिया है आपका वह आपका टोटल इरिगेटेड एरिया है, जबकि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर रेनफेड फार्मिंग आपके 67% एरिया पर की जाती है। यानी कि 143 से 142 मिलियन हेक्टेयर में से 95 मिलियन हेक्टेयर घटा दीजिए तो वह आपका आ जाएगा टोटल इरिगेटेड एरिया, जिसमें से आपका टोटल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपका इंडिया का है वह है आपका 329 मिलियन हेक्टेयर। ये क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 329 मिलियन हेक्टेयर। कुल कल्टीवेटेड मीन्स कुल कृषित एरिया कितना है जिस पर हम खेती करते हैं, तो 142 मिलियन हेक्टेयर या 140 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें से ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की जाती है 95 मिलियन हेक्टेयर पर, यानी कि परसेंटेज में यदि हम बात करें तो 67% है ना। और यदि टोटल इरिगेटेड एरिया कितना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया का टोटल इरिगेटेड एरिया कितना है, यानी कि कुल सिंचित क्षेत्रफल इंडिया कितना है, तो वह है आपका 33%। ये थी बात आपकी कुछ डाटा की। ठीक है, अच्छा टोटल जो फूड ग्रेन होता है, टोटल फूड ग्रेन उसमें कंट्रीब्यूशन है किसका, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का। उसमें जो है कंट्रीब्यूशन है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का। किन्हीं किताबों में 42% देखने को मिलेगा आपको, किन्हीं किताबों में 44% देखने को मिलेगा। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर अकेले ही आपके टोटल फूड ग्रेन में कंट्रीब्यूशन करता है कितना, 42% और 44%, जहां पर हम किसी भी प्रकार की इरिगेशन फैसिलिटीज को नहीं देते हैं। और यहाँ पर यदि हम ऐसी कोई तकनीक विकसित कर लें जहां पर हम इरिगेशन देने लगे तो यहाँ का जो कुछ और अच्छी विकसित होगी और कुछ अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ये थी बात आपकी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की। अब देखिए ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को एनुअल रेनफॉल के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को एनुअल रेनफॉल के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए 3 भाग कौन कौन से, तो देखिए नंबर 1 पर आता है आपका ड्राई फार्मिंग है ना, ड्राई फार्मिंग। दूसरा आता है आपका ड्राई लैंड फार्मिंग है ना, और अगला आता है आपका तीसरा रेनफेड फार्मिंग। ठीक, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। अब देखिए ड्राई फार्मिंग में क्या है, इसमें जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ड्राई फार्मिंग में जो है एनुअल रेनफॉल कितनी होती है। तो ड्राई फार्मिंग में जो एनुअल रेनफॉल होती है, वार्षिक वर्षा होती है, वह आपकी 750 मिलीमीटर से कम होती है। ड्राई फार्मिंग मीन्स ऐसे क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है, ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कहे जाते हैं और वहां पर ड्राई फार्मिंग को अपनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, क्रॉप ज्यादातर फेल हो जाती है, क्रॉप फेलियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लंबे समय तक सूखा पड़ा रहता है। यदि वर्षा ना हुई लंबे समय तक तो जो है आपकी क्रॉप फेलियर हो जाएगी। जैसे हमने किसी फसल को यदि हमने की बुआई कर दी और उसकी जो स्टेज आ गई इरिगेशन वह मांग रही है, लेकिन अब वर्षा नहीं हुई तो वहां पर क्या होगा कि क्रॉप जो है आपकी फेल हो जाएगी।
क्रॉप फेल हो जाएगी। तो इसमें जो है ज्यादा चांस रहते हैं क्रॉप फेल होने के, क्योंकि यहाँ पर वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, 750 मिलीमीटर से भी कम होती है प्रति वर्ष। मीन्स औसत वार्षिक वर्षा प्रति वर्ष जो है 750 मिलीमीटर से कम होती है। क्रॉप फेलियर मीन्स क्रॉप असफल होने के, फसल असफल होने के चांस ज्यादा रहते हैं किसमें, ड्राई फार्मिंग में। ठीक है, अगला देखिए, यह आपकी एरिड रीजन में की जाती है। कहां पर, एरिड रीजन में, ऐसे क्षेत्र एरिड रीजन में की जाती है। यह ड्राई फार्मिंग जो है आपकी एरिड रीजन में की जाती है। अच्छा, यह जो है आपकी मॉइस्चर कंजर्वेशन करके की जाती है, मॉइस्चर कंजर्वेशन करके, मॉइस्चर कंजर्वेशन करके। मीन्स इसमें जो है जल संरक्षण करना सबसे उपयुक्त, सबसे महत्वपूर्ण बात है जल संरक्षण करना। जब तक हम जल संरक्षण नहीं करेंगे तब तक हम इस खेती को करना संभव नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें जल संरक्षण करते हैं, जल संरक्षण हम किस प्रकार से करते हैं, इसमें हम कुछ तरीके से अल्टरनेटिव फार्मिंग करते हैं। अल्टरनेटिव क्रॉपिंग कह सकते हैं, अल्टरनेटिव। अब अल्टरनेटिव हम कैसे करते हैं, जैसे माना कि हमारे पास ये फील्ड है, इस फील्ड को हमने दो भागों में बांट दिया। फील्ड को हमने दो भागों में बांटा, फील्ड ए और फील्ड बी। इसमें हम पहले अगर हम इसमें खेती कर रहे हैं तो इसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसे हम छोड़ देते हैं 1 साल के लिए, ताकि इसमें जो है मॉइस्चर कंजर्वेशन कर सकें। जब हम इसमें मॉइस्चर कंजर्वेशन कर लेते हैं तो फिर हम इसको छोड़ देते हैं और अगली साल इसमें खेती करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें मॉइस्चर कंजर्वेशन करते हैं, यानी जल संरक्षण करते हैं। ठीक है, नमी बनाए रखते हैं। अच्छा, ये बात हो गई आपकी ड्राई फार्मिंग की। ड्राई फार्मिंग में हमने आपको बताया कि ऐसा क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है, ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें जो है क्रॉप फेलियर ज्यादा होता है, क्रॉप अच्छी तरीके से नहीं की जा सकती। यह एरिड रीजन में की जाती है, इसमें मॉइस्चर कंजर्वेशन करना सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छा, उसके बाद ड्राई लैंड फार्मिंग के बारे में यदि हम बात करें तो ड्राई लैंड फार्मिंग का मतलब है ऐसी खेती किन क्षेत्रों में की जाती है, ऐसी खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से 1150 mm तक होती है। 750 mm से 1150 mm तक होती है, या फिर हम यूं कह लें कि 750 mm से ज्यादा होती है। लेकिन अब इसका एक चीज और रखा गया कि 750 से ज्यादा कितनी ज्यादा होती है, तो हमने उसको बता दिया कि 750 से 1150 mm तक होती है वार्षिक वर्षा। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह जो है आपकी ड्राईलैंड फार्मिंग के अंतर्गत आती है। 750 से 1150 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसमें एवेपोट्रांसपिरेशन हाई होता है, एवेपोट्रांसपिरेशन हाई होता है प्रतिवर्ष। देखिए इसमें जो वार्षिक वर्षा होती है वह 1150, यानी कि मान लेते हैं हम, इसमें जो है माना कि 1100 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, अब इतनी वर्षा हुई तो इसमें जो एवेपोट्रांसपिरेशन होता है वह टोटल एवेपोट्रांसपिरेशन एक साल में लगभग 1400 ईटी होता है, 1400 मिलीमीटर होता है। कितना, 1400 मिलीमीटर एवेपोट्रांसपिरेशन होता है। एवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है, इसके लिए यदि आप चाहें तो हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। एवेपोट्रांसपिरेशन वह एक अलग चैप्टर है, अलग टॉपिक है। ठीक है, एवेपोट्रांसपिरेशन 1400 मिलीमीटर होता है। अब देखिए 1400 मिलीमीटर में से यदि हम 1100 घटाएंगे तो माइनस में आएगा 300। तो 300 मिलीमीटर की प्रतिवर्ष हमें हानि होती है। 300 मिलीमीटर पानी की प्रतिवर्ष हमें हानि होती है। अच्छा, यह क्षेत्र किन क्षेत्रों में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को अपनाते हैं, वह क्षेत्र जहां पर जैसे कि आपका आता है नंबर 1 बनारस, जैसे बनारस वाला एरिया, वाराणसी जो कि पहले वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध था, अब उसे हम बनारस के नाम से जानते हैं। तो वह जो है आपका बनारस का एरिया जो है, यहाँ पर एवेपोट्रांसपिरेशन ज्यादा होती है। और एवेपोट्रांसपिरेशन कितनी होती है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो एवेपोट्रांसपिरेशन 1400 मिलीमीटर प्रतिवर्ष होती है। जबकि टोटल रेनफॉल या टोटल प्रेसिपिटेशन होता है, टोटल प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है पानी का आसमान से या बादल से पानी का किसी भी फॉर्म में आना, जैसे कि ड्रिजल, मिस्ट, फॉग, यानी कि जो प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत आने वाले जितने भी पानी टाइप होते हैं उनके, वह किसी भी रूप में आएगा तो टोटल जो आपका पानी आता है वह 1100 मिलीमीटर आता है। तब 1400 मिलीमीटर में से 1100 मिलीमीटर को हम घटा देते हैं तो टोटल बचता है आपका 300 मिलीमीटर वार्षिक पानी की हमें जो है हानि होती है। ये बात होगी आपकी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स और बचे, जैसे कि हम इसको बता दें कि यह जो है सेमी एरिड रीजन में की जाती है। किसमें, सेमी एरिड रीजन में, सेमी एरिड रीजन में यह जो है सेमी एरिड रीजन में की जाती है। इसके लिए जो है ड्रेनेज की आवश्यकता होती है। किन किन भूमियों में, ब्लैक सॉइल में, काली भूमियों में
इसकी जो है ड्रेनेज की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है किसकी, ड्राईलैंड फार्मिंग करने के लिए हमें जो है ब्लैक सॉइल यदि है आपके पास, यदि ब्लैक सॉइल है तो जो है वहां पर ड्रेनेज फैसिलिटीज का होना आवश्यक है। यदि पानी ज्यादा भर जाता है तो हम उसको क्या करेंगे, निकालने के लिए जल निकास करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ठीक ठाक मिनिमम ठीक ठाक एवरेज वर्षा हो जाती है 750 mm से 1150 mm तक। ठीक है, ये बात होगी आपकी ड्राईलैंड फार्मिंग की। अच्छा, इसके बाद बात आती है आपकी रेन फेड फार्मिंग की। तो देखिए रेन फेड फार्मिंग का मतलब होता है ऐसी खेती जहां पर वार्षिक वर्षा 1150 मिलीमीटर से ज्यादा होती है, मींस मोर देन 1150, मोर देन 1150 मींस 1150 मिलीमीटर से वार्षिक वर्षा अधिक होती है। वार्षिक वर्षा 1150 मिलीमीटर से अधिक होती है, वह क्षेत्र आपके रेन फेड फार्मिंग के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसको जो है रेन फेड फार्मिंग को करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो है आपका चैनल्स क्रॉप ऑफ फेलियर, इसमें जो है आपके चांस कम रहते हैं किसके, क्रॉप फेलियर के। क्रॉप फेल नहीं होती है, क्रॉप फेल नहीं होती है इसमें, इसमें क्रॉप फेल नहीं होती है। ठीक है, क्रॉप फेल नहीं होती है। और जो है इसके लिए ड्रेनेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें पानी भर जाता है, पानी भर जाता है तो ड्रेनेज की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ड्रेनेज करने के लिए। इसमें तो सिर्फ ब्लैक सॉइल, यदि आपके पास काली भूमि है तब आपके लिए ड्रेनेज की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके लिए आपको सभी प्रकार की सॉइल में ड्रेनेज की आवश्यकता होती है। ये बात होगी आपकी रेन फेड फार्मिंग की। ठीक है, रेन फेड फार्मिंग की। अच्छा, इसको हम कहां पर इसको हम कहां पर करते हैं, तो यह आपकी ह्यूमिड रीजन में की जाती है, ह्यूमिड रीजन में की जाती है, यह आपकी ह्यूमिड रीजन में की जाती है। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेन फेड फार्मिंग। ठीक है, अब देखिए इन सभी चीजों के बारे में हमने आपको लगभग सारी टाइप टेबल टाइप बना दी। इसको चाहे तो आप नोट कर लें और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपको सुटेबल लगे। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेन फेड फार्मिंग के बारे में। अच्छा, अब देखिए कुछ इसमें टर्म्स आते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जो कि बताने कुछ जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है। जैसे आपका ड्रॉट आता है, ड्रॉट, ड्रॉट किसे कहते हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ड्रॉट किसे कहते हैं, ड्रॉट। ठीक है, अच्छा, ड्रॉट किसे कहते हैं, ड्रॉट मीन्स सूखा। व्हाट इज ड्रॉट, ड्रॉट किसे कहते हैं, सूखा। देखिए सूखा किसे कहते हैं, सूखा जहां पर वार्षिक वर्षा 75% से कम होती है, कितनी, लेस देन 75% से कम होती है। सीधा सीधा समझ लीजिए आप, कोई भी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा समझ लीजिए कि ऐसे क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 75% से कम होती है ड्रॉट कहलाता है, मीन सूखा के अंतर्गत आते हैं। ऐसे अब बात आई कि ड्रॉट तो हो गया, अब बात आई सीवियर ड्रॉट क्या होता है, सीवियर ड्रॉट, सीवियर ड्रॉट। तो देखिए सीवियर ड्रॉट का मतलब है जहां पर वार्षिक वर्षा 50% से कम होती है, जहां पर वार्षिक वर्षा 50% से कम होती है, सीवियर ड्रॉट के अंतर्गत, वह क्षेत्र सीवियर ड्रॉट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जैसे कि इसमें कुछ आपके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इसका आईएमडी का पूरा नाम क्या होता है, सॉरी, आईएमडी का पूरा नाम होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे, पुणे। ठीक है, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आईएमडी कहां पर स्थित है, तो आईएमडी जो है आपका पुणे में स्थित है। अच्छा, एक चीज आपको हम और बता दें कि हमारे देश में लगभग रेनी डे की बात करें कि रेनी डे क्या है, तो रेनी डे 24 घंटे में जब वार्षिक 24 घंटे में जब वर्षा 2.5 mm से अधिक हो जाती है, 2.5 mm से जब 24 घंटे में वर्षा 2.5 mm से अधिक हो जाती है, उसे हम रेनी डे कहते हैं। आपने स्कूल के बच्चों को कहते हुए सुना होगा कि आज रेनी डे हो गया, रेनी डे। रेनी डे का मतलब है कि वर्षा हो रही है इसलिए पढ़ाई में कुछ बाधा आई तो उसको रेनी डे कर दिया, या फिर आज रेनी डे हो गया मतलब कि बारिश ज्यादा हो रही थी तो हमने छुट्टी कर ली, तो रेनी डे हो गया।
तो देखिए 2.5 मिलीमीटर से अधिक वार्षिक अधिक 24 घंटे में जब 2.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो उसे हम रेनी डे के अंतर्गत रखते हैं। अब ऐसे दिन हमारे 365 दिन में लगभग 130 दिन माने जाते हैं प्रति वर्ष 130 दिन रेनी डे कहे जाते हैं, या फिर एक साल में लगभग 130 दिन रेनी डे पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात होगी आपकी रेनी डे के बारे में। अच्छा एक बात हम आपको और बता दें कि वर्षा जो है, वर्षा मापन के लिए एक यंत्र आता है जिसे हम कहते हैं रेन गेज। क्या? रेन गेज कहते हैं। और उनको हम एक खेत के चारों कोनों पर या फिर किसी एरिया के चारों कोनों पर हम उनको लगा देते हैं और एकत्रित कर उसमें जो पानी पूरे यदि हम 6 माह का पूरा पानी या फिर 4 महीने का पूरा पानी पूरी वर्षा की यदि हम उसमें मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसको हम पूरे क्षेत्र पर चारों कोनों पर लगा देते हैं। और कोनों पर लगाने के बाद जब 4 महीने हो जाते हैं तो उसको हम निकाल करके उस पूरे चारों रेनगेज का पानी एकत्रित करने के बाद जब उसमें एक मेजरमेंट स्केल होती है उसमें हम भरते हैं, बस वही जो वार्षिक वर्षा होती है वही आपकी वार्षिक वर्षा कहलाती है, जिसमें पैमाने बने होते हैं 100, 200, 300, 500 के हिसाब से आपके पैमाने बने होते हैं वही आपका। यानी कि यदि आपसे कोई पूछ दे कि वर्षा मापी यंत्र किसे कहते हैं तो वर्षा मापी यंत्र रेनगेज होता है। वर्षा किससे मापी जाती है? वर्षा रेनगेज से मापी जाती है। ठीक है, तो यह जो है यदि हम वार्षिक वर्षा को मापेंगे एक दिन की वर्षा हम कैसे मापेंगे? एक दिन की वर्षा हम ऐसे मापेंगे कि सुबह हमने रेनगेज लगा दिया और शाम को जितने बजे लगाया शाम को उतने ही बजे निकाल लिया। 12 घंटा या 24 घंटे के लिए हमने लगाया तो यानी कि सुबह हमने 8 बजे या सुबह 6 बजे लगाया तो लौट के सुबह 6 बजे ही 24 घंटे में हम उसको निकाल लेते हैं और उसका पूरा पानी जो है उसको स्केल में मेजरमेंट कर लेते हैं। वही आपकी 24 घंटे की वार्षिक वर्षा कहलाती है। 24 घंटे की वर्षा कहलाती है। तो इसी के हिसाब से हम रेनी डे को बांटते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, रेनी डे, ड्रॉट एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में कुछ छोटी सी कुछ टर्म्स थे, फैक्ट थे उनके बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। भाई साहब लाइक जरूर कर दिया करें क्योंकि थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।